नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विकास बाबू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज की अपनी क्लास है कि फर्स्ट ग्रेड 2027 की परीक्षा के लिए आप एक बेहतर तैयारी कैसे करें। क्योंकि परीक्षा चाहे कोई भी हो, अगर आप एक सही रणनीति, एक सही स्टेप के साथ तैयारी करते हो तो आप निश्चित रूप से उस परीक्षा के लिए सफल होते हो। वहीं अगर आप, जैसा सामान्यतः अधिकांश बच्चे करते हैं, अगर आप बिना किसी रणनीति के, बिना किसी अते पते के आप तैयारी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान होगा। ठीक, इस क्लास में मैं आपको फर्स्ट ग्रेड परीक्षा के लिए शुरुआत से लेकर और सफलता तक पूरी रणनीति आपको मैं अपने विचारों से समझाऊंगा। हो सकता है आपको मेरे विचार ठीक न लगे या कुछ विचार अच्छे लगते हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हो। जो विचार आपकी नज़र में हमारे विचार अगर आपकी नज़र में सही नहीं है, आप उन स्टेप को छोड़ सकते हो। मैं आपके सामने 14 आसान कदम लेकर आया हूँ। कदमों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन एक एक कदम की जब आप बात करोगे आप समझोगे कि हमें ये 14 स्टेप क्यों बनाने पड़ी। सबसे पहले तो प्रत्येक विद्यार्थी की कुछ समस्याएं होती है, कुछ परेशानियां होती है, कुछ सवाल होते हैं। बहुत से विद्यार्थी जैसे पढ़ाई शुरू करते हैं लेकिन बीच रास्ते में कहीं ना कहीं उलझन की भावना उनमें आ जाती है। सबसे पहले बच्चों को समस्या होती है कि हम क्या पढ़ें। और स्पेशली अगर मैं फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री का सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा सिलेबस है। इस सिलेबस की हम तैयारी के लिए क्या पढ़े और क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, क्योंकि एक सोर्स होना भी जरूरी है। बिना कोई उचित सोर्स की आपकी तैयारी आपको सफलता तक नहीं लेके जाएगी। आपका सोर्स मजबूत होना चाहिए। जहां से आप तैयारी कर रहे हो वहां से आपको पढ़ने की सामग्री भी मिलनी चाहिए और उस सामग्री का एक ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए। जैसे मार्केट में गाइड बहुत आती है, बहुत गाइड आती है, लेकिन दिक्कत वहां होती है कि आप उसकी वैधता किस प्रकार से चेक करोगे। हालांकि अगर आप किसी कोचिंग सेंटर से या किसी ऑनलाइन ट्यूटर के माध्यम से पढ़ रही हो तो मुझे लगता है कि आपको परेशानी कम होगी सेल्फ स्टडी की बजाय, क्योंकि जो व्यक्ति आपको पढ़ा रहा है वो एक उचित सोर्स के साथ आया है, वो अपनी पूर्व तैयारी के साथ आया है। उसने खुद आपकी 1 घंटे की क्लास के लिए पता नहीं कितने सालों से वो मेहनत कर रहा है, तब कहीं जाके वो 1 घंटे की क्लास पूरी हो पाती है। तो आप कहीं से भी पढ़ो, सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि क्या पढ़े, दूसरा कहाँ से पढ़े, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कितना पढ़े, क्योंकि पढ़ने की कोई सीमा नहीं है। जो टॉपिक आपके 12वीं बेस का है आप उसको भले ही पीएचडी लेवल तक ले जाओ, उसका कोई औचित्य नहीं है। तो तीसरी ये सबसे बड़ी परेशानी है। चौथी परेशानी है कि हम नोट्स कैसे बनाएं, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में तो चलो नोट्स बन जाते हैं, लेकिन वहाँ भी एक समस्या है। आपको एक निश्चित टाइम में एक निश्चित बैच पूरा करके देना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें छोड़ी भी जाती है। जैसे अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैंने कुछ संस्थानों में पढ़ाया है और वहाँ से मुझे जैसे शुरुआत में 2-4 दिन क्लास हो जाती थी, उसके बाद कहते थे कि सर हमें इतने टाइम में ये सिलेबस पूरा करना है। अब अगर एक किसी भी सिलेबस के लिए निश्चित समय सीमा बांध दी जाए तो वहाँ पर बहुत सा मैटर छोड़ना भी पड़ता है। सामान्यतः बच्चे को वही पढ़ाया जाता है जो उसके पूर्व ज्ञान से जुड़ा हो। उसको नई चीज़ देने में बड़ी कठिनाई आती है क्योंकि उसमें समय लगता है, और एक निश्चित समय सीमा में अगर कोई कोचिंग करवाएगी तो आप मान के चले कि कम समय में कम नोट्स बनेंगे, कम तैयारी होगी, और उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, खुद से मैटर पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि 100% कोई भी कोचिंग सेंटर वाला या कोई भी क्लासेस वाला नहीं दे सकता, क्योंकि जो पढ़ाने वाला है उसके लिए एक समय सीमा है, उस समय सीमा के अंदर उसको सिलेबस कंप्लीट करवाना है। बाकी आप अगर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे हो तो आप मेरी बातों को समझ सकते हो। उसके बाद अगर आपका सिलेबस भी हो जाए तो आगे एक समस्या आती है कि रिवीजन कम करें, और रिवीजन के लिए आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन व्यवस्थित नहीं मिलते,
क्योंकि अगर आप अपने स्तर पे निकालोगे तो वही बात है कि आपको आरपीएससी की वेबसाइट से एक एक क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके बाद उनके आंसर कीज, पूरा एक्सप्लेन आंसर, किस प्रकार से क्वेश्चन आया गया, सारा देखना पड़ेगा। रिवीजन के लिए आपको समय नहीं मिलता कई बार, और रिवीजन और टेस्ट कोई निश्चित योजना नहीं है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैंने आपको ऐप पर मान लो टेस्ट अपलोड कर दिए, आप टेस्ट दे दोगे, उसके बाद क्या? आपके टेस्ट देने के बाद आपकी कमी कहाँ रह गई? अधिकांश अगर मैं आज की बात करूं तो कोई भी टीचर आपकी कमी को ऑनलाइन क्लासेस में तो शायद नहीं बताएगा, ऑफलाइन में तो फिर भी चलो कई बार होता है कि टेस्ट ले लिया, उसके बाद उस टेस्ट की जब आंसर की करवाई जाती है आपको एक कमी बताई जाती है, आपकी खुद की कमी बताई जाती है, लेकिन वो तभी संभव है जब किसी क्लासेस में एक निश्चित संख्या तक स्टूडेंट हो। अगर 200-400 की भीड़ हो तो वहाँ पर ये भी पॉसिबल नहीं है। तो रिवीजन वाला तो ये पूरा मामला ही स्टूडेंट के गले में आता है। और उसके बाद सफलता आखिर मिलेगी कैसे, क्योंकि मार्गदर्शन देने वाला कोई अनुभवी टीचर है या नहीं है ये भी देखना पड़ेगा। क्योंकि नाम और बैनर से क्या होता है, जिस टीचर ने खुद एग्जाम दिए हो वही आपको एक निश्चित सफलता तक ले जाने में आपकी मदद करता है। मैं ये नहीं कहता कि बिना टीचर के आप सफल नहीं हो पाओगे, हो सकते हो सफल, लेकिन उसमें मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत ज़्यादा कर पाते हो, आप सेल्फ स्टडी कर पाते हो, तो आज से 5-10 साल पहले यही चलता था, बच्चा सेल्फ स्टडी से ही कामयाब होता था। ये कोचिंग सेंटर तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई 10 साल 12 साल इतनी देन है, उससे पहले भी तो कामयाब हुए। लेकिन फिर भी विद्यार्थियों की आज के टाइम में ये कुछ प्रमुख समस्याएं हैं। ठीक, अब इसके लिए हमने जो 14 स्टेप तैयार किए हैं उनकी मैं अगर बात करूं, सबसे पहले आपको अपनी नींव मजबूत करनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि आप कोचिंग क्लास में जाओ, वहां आपको कै कबूतर से सिखाना पड़े, क्योंकि कोचिंग का तो मतलब है जाते ही सबसे पहले लेक्चर ही शुरू होता है, और आप उन लेक्चर के उन शब्दों को अगर समझ नहीं पाते हो तो वहां पर तो आपकी कमजोरी रही है। तो सबसे पहले आपको अपनी नींव मजबूत करनी पड़ेगी। एक निश्चित क्राइटेरिया होता है कोचिंग सेंटर में, वहां से शुरुआत होती है, वहां तक आपको ही पहुंचना पड़ेगा। जाते ही सर ने लेक्चर शुरू कर दिया, आपको उन शब्दों की समझ ही नहीं है, वहां दिक्कत होगी। अब शुरुआत में सबसे पहले आपको 2 चीजों पर ध्यान देना है, पहला आपका लक्ष्य और दूसरा आपका सिलेबस। लक्ष्य आपका स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बैठे हो आरएस के बैच में, उम्मीद करते हो कि हमारा फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री निकल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, दोनों एग्जाम अलग अलग है। तो सबसे पहले आपको एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा कि आपको आरएस ही बनना है या फर्स्ट ग्रेड बनना है। और जब तक आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं है तब तक आपके लिए अनेक रास्ते हैं, आपको सही रास्ते का पता नहीं, आपको अपनी क्षमताओं का पता नहीं। ठीक, तो सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करना है, और सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए इतना कहना आपके लिए, सरकारी नौकरी की उम्मीद लेके आप एग्जाम को फाइट कर सकते हो, लेकिन उसके बाद का क्या? क्योंकि अगर आप फर्स्ट ग्रेड टीचर बने हो इसका मतलब आपको हिस्ट्री में अपनी जान लगानी पड़ेगी, आपको उम्र में हिस्ट्री पढ़ानी पड़ेगी, जब तक आप अगर इसी जॉब में रहते हो प्रोफेसर में। तो अगर सरकारी नौकरी की उम्मीद से आप आए हो, आप एग्ज़ाम क्रैक करके उसके बाद अगर आप उस पोस्ट पे सिलेक्ट हो गए हो और आपकी कोई रुचि नहीं है, आपका कोई लक्ष्य नहीं है, आपका लक्ष्य तो था आरएस बनने का, बन गया फर्स्ट ग्रेड, दिक्कत तो आएगी। दूसरी बात कि परीक्षा और सिलेबस आपको तय करना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट ग्रेड के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप फर्स्ट ग्रेड की ही तैयारी करो, अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हो तो आप आरएस की ही तैयारी करो। हालांकि आजकल कहा जाता है कि एग्जाम से कोई भी दो, कहीं भी सेलेक्ट हो जाए बस सरकारी नौकरी में, वो तो एक अलग बात होगी। जिस प्रकार से समाज हमारा ढल गया, जिस प्रकार से सरकारी नौकरी को महत्व दे दिया गया। परीक्षा पैटर्न और पेपर की संख्या आपको समझनी पड़ेगी। अब आरएस का परीक्षा प्रणाली अलग है, फर्स्ट ग्रेड की अलग है, आरएस का सिलेबस अलग है, फर्स्ट ग्रेड का अलग है। चयन प्रक्रिया की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। अब यहां उल्टा कर लो,
आप तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड आपका निकल जाए आरएस, उसके बाद आपको पता ही नहीं कि इंटरव्यू में क्या होगा, कैसे होगा, चयन प्रक्रिया करनी पड़ेगी। यानी जब तक आपका लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तब तक आपकी मेहनत निखरेगी नहीं। अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो नहीं निखरेगी, अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट होगा तो मेहनत बिखरेगी नहीं। ठीक। दूसरी बात, पूरा का पूरा आप सिलेबस देखिए। पहले आपका पहला काम ही, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आपका पहला काम ही उसका सिलेबस देखना है, क्योंकि वो आपकी तैयारी का रोड मैप है। क्या पढ़ना है ये भी बताता है, और क्या नहीं पढ़ना ये पहले से आपको तय करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, मेरी जो रणनीति है उसमें आपने हिस्ट्री में एक टॉपिक देखा होगा, दक्षिण भारत का इतिहास, जिसमें चोल, चालुक्य, पल्लव, इन तीनों पर अगर मैं ज्यादा आपको ध्यान दूं, उसके बाद संगम काल, ये दो चार टॉपिक है, ये हमें हमेशा से मैं छुड़वाता हूं। और छुड़वाने का एक कारण है कि आप जब तक उन नाम को समझोगे, पढ़ोगे, तब तक आप इधर 3-4 टॉपिक कवर कर जाओगे। और वैसे भी जहां वो टॉपिक है पीजी लेवल में, वहां पर जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा सिलेबस आपको पढ़ना ही पड़े, आपको कुछ चीजें छोड़नी भी पड़ेगी। और छोड़ तब पाओगे जब आप पूरा सिलेबस ध्यान से पढ़ोगे। क्या पढ़ना है ये भी बताएगा, क्या नहीं पढ़ना है ये भी बताएगा। सबसे पहले आपको सिलेबस डाउनलोड करके उसका प्रिंट होना चाहिए। हर विषय को छोटे छोटे टॉपिक में आप बांट लो, और टॉपिक पूरा होते ही उसे मार्क कर दीजिए। एक बार आप पढ़ोगे, एक बार सिलेबस की पीडीएफ में मार्क हो गया, उसके बाद बड़ा बड़ा आप देख लोगे, उसके बाद रिवीजन के लिए अलग सिलेबस निकालो, उस पर मार्क करो। ऐसे करके अगर आप किसी भी सिलेबस को 3-4 बार निकालोगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी। उसके बाद आप टेस्ट 2 टॉपिक वाइज 2 टॉपिक मार्क करते जाओ। ठीक। तो सिलेबस पर आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, सही दिशा में मेहनत करनी पड़ेगी। और भटकाव से बचने का एक तरीका है कि पुराने प्रश्न पत्र और सीमित स्रोत, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको देखना ही पड़ेगा। सबसे बड़ी समस्या बच्चों को यही आती है, पिछले प्रश्न पत्रों से बेहतर आपके लिए कोई शिक्षक नहीं है। वो आपको बताएगा कि आरपीएससी ने अब तक क्या पूछा है, किस चीज पर ज्यादा ध्यान दिया है, किस टॉपिक को ज्यादा कवर किया है, और क्वेश्चन बनाया भी है तो किस लैंग्वेज में बनाया है, किस प्रकार से बनाया है। ये सारी चीजें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पता चलेगी कि किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आते हैं, ये पता चलेगा। प्रश्नों का स्तर और पैटर्न समझ में आएगा। हर विषय पढ़ने के बाद पुराने प्रश्न पत्र हल कीजिए, और परीक्षा के अनुसार पढ़ना ही सही तैयारी है। आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। मार्केट में बुक भी बहुत आती है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैंने खुद एक बुक तैयार की है, अभी तक पीडीएफ तैयार हुई है, उसमें लगभग 5522 क्वेश्चन है। 5500 अब तक क्वेश्चन निकाल चुका हूं मैं, हिस्ट्री और आर्ट कल्चर के सिर्फ। और जब वो क्वेश्चन में निकाल रहा था तब पता चल रहा था भी यार बच्चे को दिक्कत तो आ रही है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके उसके बाद उसमें से हिस्ट्री और आर्ट कल्चर के क्वेश्चन निकालना। जब हम 2-4 सदस्य इसी एक ही काम पर रहे तब तक हमें महीना 1.5 महीना लग गया था, सारे उसके आंसर वगैरह तैयार किए तब तक। तो बच्चे के लिए तो इतना पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद आप सीमित सोर्स रखिए, आपको लाइब्रेरी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड आज सबसे बड़ी समस्या है। आपके पास इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा हो गई है कि आप ओवरलोड हो चुके हो, और वहां नुकसान होता है। आज से अगर 10 साल पहले, 5 साल पहले की मैं बात करूं, बच्चे के पास या तो शिक्षक होता था या बुक्स होती थी। आज एआई है, जिस भी जगह पे बच्चा अटकता है ये एआई पे डालता है और उसके सैकड़ों तथ्य आ जाते हैं। तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ खुद को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, एक सीमित सोर्स होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि 20 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि आप एक ही बुक को 20 बार पढ़ लो। हर किताब, हर चैनल, हर पीडीएफ आपके लिए जरूरी नहीं है। एक अच्छा सोर्स चुनिए, उसे पूरा पढ़िए, बार बार रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। एक किताब 5 बार पढ़ना 5 किताबों को एक बार पढ़ने से बेहतर है। सोर्स आपको सीमित रखना पड़ेगा।
ठीक। इसके बाद समय और ध्यान, इनका प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। वास्तविक टाइम टेबल बनाइए। अब यहां बच्चा क्या करता है कि सबसे पहले वो टाइम टेबल बनाएगा। टाइम टेबल बनाएगा, उसमें सुबह 4 बजे वो उठने का लिखेगा, 4 से 5 बजे तक पूरा नहा धो के तैयार। उसके बाद वो 5 से लेके 7 तक ये पढ़ेगा, उसके बाद 7:30 से 9:30 ये पढ़ेगा, उसके बाद 10 से 12, फिर 12:30 से 2:30, ऐसे करके वो रात को 10 बजे तक का पूरा टाइम टेबल, 12 से 14 घंटे का टाइम टेबल बना लेता है। और समस्या ये आती है कि जैसे आप टाइम टेबल बना के आप सोओगे, 100% आपको सुबह जाग ही नहीं आएगी और उसके बाद दिमाग खराब। टाइम टेबल ऐसा बनाइए, लचीला टाइम टेबल बनाइए कि अगर मान लो 10 दिन आपने उस टाइम टेबल को फॉलो कर लिया, एक दिन फॉलो नहीं कर पाई तो भी नुकसान ना हो। 12 से 14 घंटे का टाइम टेबल अक्सर 2-3 दिन ही चलेगा और ये 100% सही बात है। शुरुआत में 5 से 6 घंटे की इफेक्टिव स्टडी कीजिए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए। एक दिन में ही आज जैसे टाइम टेबल बना रही हो, आप सोच रहे हो कल मैं 12 घंटे पढ़ लूंगा, नहीं पढ़ पाओगे। अगर पिछले काफी समय से आप 1 घंटा भी नहीं पढ़ पा रही हो तो आप सबसे पहले तो शुरुआत 1 घंटे पढ़ने की ही कीजिए पूरे दिन में। 1 से 1.5 घंटा हो, 2 घंटे हो, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, जैसे 1 घंटे को आप 2-3 दिन फॉलो करोगे उसके बाद अपने आप टाइम बढ़ता रहेगा। तो शुरुआत में एक बड़ा टाइम टेबल बनाना जरूरी नहीं है, ऐसा टाइम टेबल बनाओ जिसको आप फॉलो कर पाओ। शुरुआत में अगर अभी आप 2-3 घंटे पढ़ रहे हो तो आप 5-6 घंटे का टाइम टेबल फॉलो कर पाओगे। आपको अपनी क्षमता, आपकी सेटिंग आपको धीरे धीरे बढ़ानी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात कि घंटों की बजाय क्वालिटी, इस पर ध्यान दो। क्वालिटी कितनी निकाली आपने। कई बार होता है कोई तथ्य आप 15 मिनट पढ़ते हो, 15 मिनट में ही आपको बहुत बहुत सा समझ में आ जाता है, एग्जाम से संबंधित समझ में आ जाता है। लेकिन अगर आप उसी को 1 घंटे लेके बैठे हो तो जरूरी नहीं है कि आपकी क्वालिटी सही होगी। 4 घंटे फोकस स्टडी और 10 घंटे डिस्ट्रैक्शन से बेहतर है। और ये बात मैं बहुत बार करता हूँ कि मैं कभी नहीं कहता बच्चों को कि 8 से 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप क्वालिटी एजुकेशन 3 घंटे में कर लेते हो तो बाकी आप मौज करो, मस्ती करो। ठीक। पढ़ते समय सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ाई। जैसे सबसे बड़ा दुश्मन है बार बार ध्यान भटकना, और इसका सबसे बड़ा एक कारण है मोबाइल। मोबाइल को आप दूर रखो, नोटिफिकेशन आप उसके बंद कीजिए, उसको साइलेंट मोड पे डालिए और कोशिश करिए कि जिस जगह पे आप पढ़ रहे हो मोबाइल उस पूरे रूम में होना ही नहीं चाहिए। लेकिन आप ये कहोगे कि सर आप खुद ही तो ऑनलाइन करवाते हो, वो चीज़ें अलग है। उसमें अगर आपने मान लो 3 घंटे क्लास लगा ली, अपने साथ के साथ नोट्स वगैरह तैयार कर लिए, आपका वो टॉपिक अगर तैयार हो जाता है उसके बाद मोबाइल की क्या ज़रूरत है। इसीलिए तो नोट्स बनाते हैं ना। और अगर आपकी ऑफलाइन क्लासेज है और आपके जब में मोबाइल पड़ा है, चलती क्लास में आपके पास नोटिफिकेशन आया, आप निकाल के देखोगे तब तक 2 बातें सर की निकल जाएगी। मन अपने आप कभी नहीं लगता, उसे लगाना पड़ता है। स्टडी सेशन छोटा रखो, शुरुआत कीजिए 50 मिनट पढ़ाई और उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लो। 45 से 50 मिनट पढ़ लिया, आपको मोबाइल ही देखना है। देखो, मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट लाइफ में कोई इतना ज़रूरी है कि आपको मोबाइल के बगैर बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। आपका कोई बिजनेस तो है ही नहीं, आपको पढ़ना है, घर पे आप बैठे हो, तो इतना इमरजेंसी वाला तो मोबाइल ही नहीं है। अगर आप घर से बाहर बैठे हो, आपका कोई बिजनेस चलता है, वहाँ मान सकते हैं भी भाई मोबाइल अगर दूर किया तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ा दुश्मन ही मोबाइल है, तो इसे दूरी बनाकर रखें। ये नहीं है कि पूरा आप छोड़ ही दे, छोड़ नहीं पाओगे। और मोबाइल में जितने भी इंस्टाग्राम, फेसबुक है, सभी के नोटिफिकेशन बंद होने चाहिए। अगर आपको देखनी है तो इस 10 मिनट की ब्रेक में बस फटाफट से 2-3 मिनट देखा, उसके बाद छोड़ा, 5-7 मिनट घूमे, रेस्ट किया, वापिस पढ़ाई। ठीक। उसके बाद जो पढ़ा है उसको मजबूत करना है, नोट्स बनाने हैं,
जरूर बनाना है नोट्स, लेकिन सीमित नोट्स। नोट्स का मतलब किताब दोबारा लिखना नहीं है। ये बच्चों की सबसे बड़ी समस्या है, मार्केट से बुक लेके आएंगे उसके बाद लिखेंगे। देखो हमने लिखी थी, हमारी मजबूरी थी। आप स्टूडेंट्स के लिए नोट्स हमें तैयार करने थे, आपको देने के लिए तैयार करने थे। हमारा भी टारगेट था कि हम एक बेस्ट बुक मार्केट में निकाले, इसी वजह से हमने लिखी थी। और जब लिखी थी तो लगभग सालों का टाइम लगा था पूरा सिलेबस लिखने में। अगर मैं मेरी बात करूं, 2017 से मैं हिस्ट्री की तैयारी कर रहा हूं, तब से लगभग 150 प्लस बुक्स इस साइड पढ़ी है, इनको पढ़ा था, उसके बाद कहीं जाके मैटर तैयार किया था। तो हमारे लिए मजबूरी है, लेकिन स्टूडेंट के लिए वापिस उसको किताब की तरह लिखना जरूरी है ही नहीं। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी संक्षेप में आप तैयार करो। हेडिंग्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट अलग लिखो, डेट, घटनाएं, डेफिनेशन हाईलाइट करना है। अच्छे नोट्स वे हैं जिन्हें बार बार दोहराया जा सके। आपको जरूरी चीजें ही लिखनी है, पूरी कहानी नोट्स में नहीं लिखनी। नोट्स जितना छोटा होगा उतना इफेक्टिव होगा। हाँ, उसमें मैटर अच्छा होना चाहिए। उसके बाद रिवीजन को सबसे ज्यादा महत्व दीजिए। अगर आपने एक बार सिलेबस, चाहे ऑफलाइन क्लासेज में, ऑनलाइन में, कैसे भी एक बार रिवीजन अगर आपने निकाल लिया, बिना रिवीजन के तो आप भूल ही जाओगे। ये भूलना मनुष्य की एक सामान्य प्रक्रिया है। जो पढ़ा है उसको दोहराओ। आपको जो टीचर पढ़ा रहे हैं ना, चाहे कहीं भी पढ़ा रहे हैं, किसी भी जगह पे, आपने देखा होगा वो टीचर बिना बुक के आपको सारा सिलेबस करवाते हैं। आपने कभी पूछा है कि आप कैसे करवाओगे? और पूछोगे ना तो वो एक ही बात बोलेंगे कि बार बार जब हम पढ़ाते गए हमारे याद होता गया। और अब ऐसी स्थिति बन गई है कि वो एक हाथ से अगर मोबाइल चला रहे हैं, दूसरे एक हाथ से मोबाइल चलाते चलाते और वो नोट्स आपको बता रहे हैं, आप लिखते जा रहे हो। ध्यान उनका मोबाइल में भी है, लेकिन वो चीजें ज्यादा, जैसे जैसे ज्यादा दोहराई वो एक आदत बन गई। ठीक है, आज जो पढ़ा कुछ समय बाद फिर से आप उसको दोहराई। सामान्यतः भूलने की प्रक्रिया लगभग तीसरे दिन शुरू हो जाती है। तो अपने टाइम टेबल को इस प्रकार से बनाओ कि उसमें रिवीजन का भी थोड़ा कोशिश रहे। रिवीजन का ये मतलब है कि आज अगर आपने कोई टॉपिक 1 घंटे में पढ़ा है, परसों आप पढ़ोगे तो 40 मिनट में पढ़ोगे, उसके बाद अगली बार पढ़ोगे 20 मिनट में पढ़ोगे, उसके बाद आप पढ़ोगे तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे बड़ा बड़ा आंखों से देखा, आपका रिवीजन हो गया। कुछ समय बाद दोहराएं, 1 सप्ताह बाद फिर दोबारा, और यही जानकारी आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी बनती है। तो रिवीजन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। और रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि आपका पूरा सिलेबस होने के बाद आप रिवीजन शुरू करो। जैसे ही आपका एक टॉपिक हो जाए, आप दूसरे टॉपिक में जा रहे हो, साथ के साथ आपके पहले वाला भी आपको रिवीजन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कितना समझा, कौन सा टॉपिक कमजोर है, इसका पता चलेगा। गलत प्रश्नों से डरिए मत, गलतियां बताती है कि कहाँ सुधार करना है। जहां भी गलती हो जाए वहां सुधारो कि गलती कहाँ हुई। एक अलग कॉपी में गलतियां लिखिए, ये जरूरी है। आप एक अलग कॉपी लगाओ, आप उसमें गलतियां भी लिखो, आप अपनी विशेषताएं भी लिखो, विशेषताओं को बढ़ाते जाओ, गलतियों को सुधारते जाओ। मॉक टेस्ट देना जरूरी है। सिलेबस खत्म होने का इंतजार मत कीजिए, जो हिस्सा तैयार है उसका टेस्ट दीजिए। वही बात कि आपका पहला टॉपिक तैयार हो गया, उसके बाद उसका रिवीजन और टेस्ट दोनों आप साथ के साथ स्टार्ट करो। टाइम मैनेजमेंट, स्पीड, एक्यूरेसी, ये सब चीजें सुधरेगी। और सबसे जरूरी है टेस्ट एनालिसिस। गलतियां क्यों हुई यह समझने से मार्क्स बढ़ेंगे। एक शायद टीचर के लिए तो पॉसिबल नहीं है कि अगर 200-300 बच्चों की क्लास है वहां टेस्ट लेके और फिर गलतियां बताना, लेकिन अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक पहुंचोगे तो ये तो आप ही कर सकते हो। हालांकि इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने अपना जो कोर्स किया है उसमें इन चीज़ों को स्थान दिया है, लेकिन फिर भी अभी बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। दूसरों से तुलना बंद कीजिए। और ये बात मैं बच्चों के लिए भी नहीं, पेरेंट्स से भी करना चाहूंगा। 4 घर दूर, 10 घर दूर, किसी दूसरे गांव में रिश्तेदारी में अगर किसी का सिलेक्शन हो जाए तो अपने बच्चे को मत कोसिए। क्योंकि अगर जंगल में
ये निर्धारित किया जाए कि उस पेड़ पर सबसे पहले आपको चढ़ना है, तो मान के चलिए हाथी पूरी उम्र हाथी का बच्चा उस पेड़ पे नहीं चढ़ पाएगा, वहां फर्स्ट लंगूर आएगा। तुलना मत करो ना, जहां उसकी कमी है उस कमी को सुधारते जाओ। तुलना करने से सिलेक्शन थोड़ी होता है। और आज के दिन में सबसे बड़ी समस्या होती है सोशल मीडिया पर, जो किसी को आप देखते हो ना कि यार इसकी इतनी खतरनाक तैयारी है, हो सकता है जितना उसने बोला है उसकी तैयारी उतनी हो। सोशल मीडिया से अगर आप किसी भी सेक्टर में तुलना कर रहे हो, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। इससे आपकी मानसिक मजबूती कम होती है, आपकी खुद की। एक सीधा सा सिद्धांत है, जब भी आप किसी की पोस्ट देखो, आपके दिमाग में ये है ना कि यार इसने इतना सिलेबस कवर कर लिया, इसका ये हो गया वो हो गया। आप एक चीज दिमाग में रखो कि जितना उसने दिखाया है उसके पास उतना ही है। मैं किसी पे आरोप तो नहीं लगा रहा कि या उसके पास इतना ही कैसे होगा, लेकिन आपको तो अपनी मानसिक मजबूती रखनी है ना। आप अपनी मानसिक मजबूती रखिए। भले ही जैसे साइकोलॉजी में आप युक्तियां पढ़ते हो, तो वो युक्तियां क्या है, आपको मानसिक मजबूती बनाने के लिए ही तो है। सोशल मीडिया पर सबकी तैयारी अलग दिखती है, हर विद्यार्थी की क्षमता और परिस्थितियां अलग अलग होती है। आपको अपनी तैयारी करनी है, किसी और की नहीं। बस देखिए आप आज आप कल से बेहतर है या नहीं। इसके लिए आप एक अलग कॉपी लगा सकते हो, उसमें पर डे आप कुछ दिन तक लिखना। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी उम्र आप अपनी आत्मकथा बना दो, जब तक आपका सिलेक्शन हो रहा है ना तब तक पर डे डेट लगा के आज मैंने ये काम किए, यहाँ मेरी कमजोरी रहेगी, इनको मैं कल सुधारूंगा। स्टेप बाय स्टेप सुधारते जाओ। आप मान के चलो 1-1.5 महीने में आपकी सुधार हो जाएगा। कहाँ कमी रह रही है वो सारी कमियां निकल जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि परसों इस टॉपिक को पढ़ने में मुझे ये कठिनाई आ रही थी, उस कठिनाई को आप दूर करो। आप आज पढ़ोगे, आपको पता चलेगा कि वो कठिनाइयां समाप्त हो रही है। ठीक है, तो रोज थोड़ा अगर सुधार करते हो तो सही दिशा की निशानी है। रोज थोड़ा थोड़ा। अगर आप में 50 गलतियां हैं, 50 के 50 एक साथ नहीं सुधारी जा सकती। आप एक एक करके सुधारो। एक गलती में अगर 2 दिन लगते हैं, 100 दिन में, 3 महीने में आप परफेक्ट बन जाओगे। कहाँ समस्या है। लेकिन दूसरों को देखकर, दूसरों की तुलना करके आप अगर अपनी मानसिक स्थिति को खराब कर रही हो, ये गलत है। और मैं तो अक्सर बहुत बार कहता हूं कि वो एक अपने प्रार्थना पढ़ते थे कि दूसरों की जय से पहले खुद विजय करें। पहले खुद का आपको देखना पड़ेगा। आपको खुद की मजबूती, आपको खुद का सिलेक्शन तक पहुंचाएगी। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि हाँ मुझे मेरे घर वालों ने ये बोला है, मैं इसकी तैयारी कर लूँ, पापा ने ये बोला है, एक टाइम आने तक अगर आप सफल नहीं हुए तो वही पापा आपके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगी। अब भले ही आप उनके कहे अनुसार चल रहे हो, लेकिन जब तक आप उनके कहे अनुसार चल रहे हो उसका भी एक निश्चित समय है। अगर उस निश्चित समय तक आप सफल नहीं होंगे तो जो कहने वाले हैं या जिनके कहे अनुसार आप चल रहे हो ना, वही आपको ताना मारेंगे। तो आज से ही अपनी मजबूती अपने हाथ। अगर आपको आरएस बनना है तो भले ही कोई कितना ही कुछ बोल दे, आपको आरएस ही बनना है। अगर आपको कांस्टेबल बनना है, आपकी रुचि कांस्टेबल में है, तो आप कांस्टेबल ही बने। ऐसा ना हो कि आपके घर वाले और आपके रिश्तेदार कह दे नहीं जी आईपीएस बनाएंगे हम तो इसको। नहीं भाई, अगर आपकी क्षमता अभी वहां तक है तो आप एक बार वहां तक रहो। तुलना नहीं करनी है, और अगर कोई तुलना करे तो उस पर गौर नहीं करना है। मोटिवेशन का इंतजार मत कीजिए। मोटिवेशन हमेशा नहीं रहता, नहीं रहेगा और नहीं होता कभी नहीं। ये एक सच्चाई है। आप मोटिवेशन स्पीकर की आप वीडियो देख के आपको लगता है ना, वो कुछ समय तक का मोटिवेशन होता है। जरूरी नहीं कि मन न होने पर भी ये जरूरी काम तो करने पड़ेंगे, भले ही आपका मन ना हो। मोटिवेशन का मन के साथ सीधा सा कनेक्शन है। मोटिवेशन से आप किसी भी तैयारी की शुरुआत कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा आप मोटिवेटेड ही रहो। बहुत बार आप डिमोटिवेट होगे। हर दिन परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। जिस दिन परफेक्ट ना हो उस दिन दिमाग पर लोड नहीं लेना है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, आज नहीं हूँ कल हो जाऊंगा। 10 घंटे का मन में लोड नहीं रखना
चाहे 2 घंटे ही पढ़ो। और पढ़ाई से कनेक्शन कभी मत तोड़िए। अगर आपके पास पूरे दिन में अगर 10 मिनट का टाइम निकला है ना, तो आप 10 मिनट पढ़ो, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में मानसिक शांति आएगी। क्योंकि अगर आप तैयारी वाली लाइन में आ चुके हो तो आपको पढ़ाई से कनेक्शन बना के रखना पड़ेगा। ठीक, असफलता से मत डरिए। सफलता हमेशा पहली कोशिश में नहीं मिलती। किसी को मिल जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं मिल रही है तो इसका मतलब उससे बेहतर आपको मिलेगा। हर अटेम्प्ट आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। अब दिक्कत पता है क्या है कि हमारा जब सिलेक्शन नहीं होता, हमने पेपर दे के रिजल्ट आया, मोस्टली तो पेपर में ही पता चल जाता है कि तेग पानी में। अगर हम वहां कौन सी कमियां रही है, कौन सी गलतियां हमने की है, अगर उन पे हम ध्यान दे लेना तो अगले पेपर तक हमारा सुधार, कुछ ना कुछ सुधार हो सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि आते ही हमने पेपर को रख दिया अलमारी में, उसके बाद निकाला नहीं, उसके बाद दोबारा भर्ती आई, हम वापिस से तैयारी में जुट गए वही पुराने सिस्टम में। कोचिंग गए, किताबें पढ़ ली, लेकिन हमने उन गलतियों को नहीं सुधारा जो हमें बता के गई है। और अगर आप ऐसे हैं कि आते ही पेपर आपने साइड में रख दिया, उसके बाद अगली तैयारी में आप जुट गए, तो सबसे पहले तो आपको अपनी गलतियां देखनी ही पड़ेगी। ठीक है, अब रिवीजन, प्रैक्टिस या एग्जाम हॉल कहाँ कमी हुई है, इसका आपको कारण खोजना पड़ेगा। आज ही आपने पुराने पेपर दिए होंगे, मैं पुराने स्टूडेंट की बात करूं, आप बैठ के देखो भी कमियां कहाँ थी। अगर एग्जाम हॉल की कमी है तो उसको दिमाग से निकाल दो, हो सकता है अगली बार कोई अच्छी जगह मिल जाए। लेकिन अगर रिवीजन और प्रैक्टिस में कमी है, आपके पढ़ने में कोई कमी है, तो उसको निकालना पड़ेगा। जब तक आप अपनी कमी, अपनी गलती नहीं निकालोगे, तब तक वही रिजल्ट रहेगा। सुधार का दोबारा प्रयास करना असली तैयारी है। आप गिर के अगर वापस उठ खड़े हुए तो वहां आपकी हार नहीं मानी जाएगी। कोई बात नहीं, एक इंसान का एक समय आता है, हो सकता है आपका समय उस टाइम कमजोर था, समय जब बेहतर आएगा तो आप बेहतर कर पाओगे, लेकिन उसके लिए आपको तैयारी पहले से रखनी पड़ेगी। मेरे कहे अनुसार आज ही आप अपनी कॉपी लेके बैठ जाओ, उसमें कमियां लिखो। अगर आप कमियां नहीं निकाल पाओ, आप शाम को, मैं अक्सर फ्री होता हूँ, शाम को आप हमें फ़ोन कर लो, वार्तालाप कर लेंगे, आपकी कमी कहाँ है, क्या सॉल्यूशन है। बच्चे के लिए तो हम 1 घंटे की तो मैं स्पेशल ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी सोच रहा हूँ, जहाँ बच्चे बेझिझक अपने मन की बात कह पाए कि हमें ये कमी है, ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है। ठीक, दिमाग और शरीर, इनका ध्यान रखना जरूरी है। तैयारी सिर्फ किताबों से नहीं होती। अगर आपका शरीर, आपका दिमाग आपका साथ नहीं दे रहा है तो भले ही आप बुक खोल के बैठे रहो, कोई फायदा नहीं है। शरीर मजबूत रखना पड़ेगा। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। गाना और पढ़ना, पढ़ना या पढ़ाना एक ही बात है, पढ़ाने में थोड़ा सा ज्यादा जोर आता है। गाना और पढ़ाना एक ऐसा है कि जिसमें आपका शरीर के साथ साथ आपका मन भी एक शांत, एक निश्चित धारा में बहना चाहिए। उधर से आप युद्ध भूमि से आए हो, कहीं लड़ लड़ा के आते ही आपने किताबें खोली, मन नहीं लगेगा। पर्याप्त आपको नींद लेनी पड़ेगी। जो कहते हैं ना कि नहीं नहीं 24-24 घंटे पढ़ो तब जाके चले, मेहनत से नहीं होता। अगर आपका दिमाग शांत नहीं है, आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है, सिर में आपके दर्द है, पढ़ रही हो आप, मुझे नहीं लगता कि वहां आप पढ़ पाओगे। एक्सरसाइज, समय पर खाना, जरूरत पड़ने पर ब्रेक लेना भी जरूरी है। अगर आप किसी बुक से पढ़ रही हो, बार बार पढ़ रही हो, उसके बाद जैसे ही मन में आए ना, एक डर सा बनना शुरू हो, तभी आप ब्रेक ले लो। मेहनत के साथ आपकी दिनचर्या सही होनी चाहिए। तो ये 14 कदम थे जो मैंने तैयार किए हैं। हो सकते हैं इनमें से अधिकांश आपको सही लगे, जो आपको सही न लगे उनको आप मॉडिफाई कर सकते हो अपने अनुसार। सब कुछ आपके अनुसार चलना चाहिए। ये मैंने बताया है एक बड़ी बड़ी मोस्टली जो समस्याएं हैं वो।
उनका समाधान आपको बताया है। अगर आपको और चीज़ें ऐड करनी है तो आप कर सकते हो। वही बात, खुद को मजबूत रखना है, लेकिन इंतज़ार नहीं करना है कि कब वैकेंसी आएगी, कब हम पढ़ेंगे या करेंगे। कागज़ उठाइए, अपनी परीक्षा का नाम लिखिए, उसके बाद सिलेबस निकालिए, अपनी कमजोरियां पहचानिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। ध्यान रखना, तैयारी शुरू करने से पहले आपको अपनी कमजोरी पहचाननी पड़ेगी, नहीं तो वही रिजल्ट रहना है। सफलता एक दिन की मेहनत से नहीं मिलती, लेकिन रोज की मेहनत एक दिन सफलता जरूर दिलाती है। और इसी के साथ अगर मैं अपनी बात करूं तो इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने अपना कोर्स तैयार किया है। अब ये मत कहना कि सर आप अपने कोर्स की ऐड करना शुरू कर दिए। आपकी इन समस्याओं को मैंने रखा है, मजबूती के साथ रखा है। आपको अपनी कमियां देखनी पड़ेगी, गलतियां देखनी पड़ेगी। उसके बाद जैसे ही तैयारी शुरू करने का मन हो और हमारे साथ तैयारी शुरू करने का मन हो, सबसे पहले वीडियो कोर्स आपको अपलोड किए जा चुके हैं, लगभग 50 से ज़्यादा वीडियोज। और एक हमने बात की थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, इस पर मैंने इस बार बहुत ज़्यादा जोर दिया है। 2011 से लेके और 2025 अब तक 5522 क्वेश्चन तैयार किए जा चुके हैं। इनको मैं वीडियो कोर्स के माध्यम से सोल्व करवाऊंगा। पर डे 20-50 क्वेश्चन रोज सोल्व करवाऊंगा मैं। तो आपकी एक तो समस्या है कि सर सिलेबस कहाँ से निकाले, सिलेबस आपको भेज दिया। जैसे अगर मैं शुरुआत से बात करूँ ना, जिन जिन चीज़ों को लेके चलेंगे, सबसे पहले लक्ष्य तो आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं तो हमने आपके लिए सिलेबस अपलोड कर दिया है, सिलेबस का प्रिंट निकालिए। जब प्रिंट निकल जाए उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो इसी समस्या को हमने भी रखा है, रख लिया। सीमित सोर्स हमने भी रखा है। मैं कह रहा हूं कि लगभग 100-150 ऑथेंटिक बुक हमने पढ़ी है, उसके बाद हमने अपना स्टडी मटेरियल तैयार किया है। जैसे राजस्थान हिस्ट्री की बात करूं तो 200-250 पेज की राजस्थान हिस्ट्री, ऐसी राजस्थान हिस्ट्री तैयार की है जिसमें से आज भी 85-90% तक क्वेश्चन मिलते हैं। तो हमने भी तो सीमित सोर्स ही रखा है ना। तो प्रीवियस ईयर सीमित सोर्स ये भी हमने अपने कोर्स में रखा है। उसके बाद बात करूं वास्तविक टाइम टेबल, हाँ हम टाइम टेबल के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि अगर पर डे 4 घंटे क्लास है तो 2-2 घंटे की 2 सब्जेक्ट की क्लास है, उसके बाद 2 घंटे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ध्यान दे रही है। ये आपको ही करना पड़ेगा, मोबाइल वाला, ठीक है। उसके बाद नोट्स की बात करूं, नोट्स हमने खुद सोर्स तैयार किए हैं। और मैं कहता हूं कि अगर आपने हमारा कोर्स लिया है तो आपको कोई और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद रिवीजन, तो रिवीजन को भी हमने स्थान दिया है, लेकिन हम रिवीजन कब करवाएंगे, जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तब तक आप खुद अपने बेस पे रिवीजन तैयार करो। और वैसे तो हम जैसे अगले दिन की क्लास होगी तो पिछले दिन का हम रिवाइज करवाएंगे, तो इसको भी हमने अपनी वीडियो कोर्स में रखा है। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो भाई 5,500 क्वेश्चन तो पहले ही मिल चुके हैं आपको, पहले उनको करो। मॉक टेस्ट हम भी शुरू करेंगे। और मैं तो टेस्ट का ये सोच रहा हूँ कि जैसे ये एक टॉपिक पूरा हो, अगले दिन 1 घंटे की क्लास ही उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चनों पे, मेन जो क्वेश्चन है उनको ले आऊँ, उनके बेस पे आप खुद टेस्ट बना सकते हो। तो ये पॉइंट भी हमने रखा है। उसके बाद ये तुलना वाला, तो ये तो आपको ही करना पड़ेगा। सहयोग हम जरूर कर सकते हैं, मोटिवेशन का इंतजार नहीं करना। अब इसका क्या है कि आपको पर डे हमारे साथ लाइव क्लासेज में जुड़ना होगा। आपका अपने आप शेड्यूल बन जाएगा, 4 और 2 6 घंटे की क्लास हमारे साथ, तो इसको भी हमने रखा है। उसके बाद असफलता से डरना नहीं, ये दोनों चीज़ें आपको ही देखनी पड़ेगी। आपके शरीर, आपके दिमाग का ध्यान आपको ही रखना पड़ेगा, तब कहीं जाके हमने ये वीडियो कोर्स लॉन्च किया है हमारा। तो वीडियो कोर्स भी आ गया, सिलेबस पूरा हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अच्छा, नोट्स का भी मैं कह रहा हूँ, हमने नोट्स अपलोड किए हैं। हमने मार्केट में निकालने के लिए अपनी बुक तैयार की थी, नहीं निकाल पाई, अब हमने निकालने नहीं। हम हमारी उस बुक को केवल फर्स्ट ग्रेड स्टूडेंट्स, कॉलेज लेक्चरर स्टूडेंट्स को ही देते हैं, उन्हीं को देंगे, क्योंकि हमें पता है उस बुक में क्या है, ठीक। उसके बाद पीपीटी ये भी हम दे रहे हैं।
नियमित टेस्ट, इसकी भी बात होगी। रिवीजन कुछ आप करोगे, उसके बाद हम करवाएंगे। तो हमारे इस अर्जुन एजू हब के फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री बेस में आपको इतना कुछ मिलेगा। ठीक, उसके बाद अगर मैं बात करूं एक एक की, तो वीडियो कोर्स को, अब ये चीज़ें वो है जो आपको लगभग पता ही है। पहली चीज़, गहराई से कवरेज, हिंदी भाषा में, आसान भाषा में समझाया गया है। जब चाहे जहाँ चाहे अर्जुन एजू हब ऐप पर देखें, आप लाइब्रेरी में जाके आप वीडियो डाउनलोड करो, आपको घर पे देखना है घर पे देखो, बार बार देखने की सुविधा है ही। और परीक्षा पैटर्न के अनुसार तैयार किया गया कोर्स है, जहां जिस टॉपिक में अगर 20 मिनट का मैटर है तो 20 मिनट लगाई है, 2 घंटे नहीं लगाए। जिस कोर्स में अगर 2 घंटे का मैटर है तो उसको 20 मिनट में हमने नहीं सलटाया। कोई समय सीमा नहीं है, हमारे ऐप के मालिक हम हैं, हम खुद करवाएंगे। हम अगर चाहेंगे कि हमारा फर्स्ट ग्रेड का कोर्स 9 महीने में पूरा हो तो 9 में होगा। ये नहीं है कि हम आपको 6 महीने में आपको उठा के चलो भी पूरा है, ये नहीं होगा। नोट्स और पीपीटी आपको मिलेगा। ठीक है, कुछ अलग पीपीटी भी तैयार की है हमने, जिसे क्रोनोलॉजी आप तैयार करते हो। इसके अलावा जो मैप है, यानी जहां स्टूडेंट को जिस भाषा में आसानी होगी समझने में, उसको उसी प्रकार से समझाया गया है। ठीक है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे विशेष ध्यान दिया है, नियमित टेस्ट पे ध्यान दिया है, रिवीजन पे कुछ आप पहले ध्यान दोगे, सिलेबस होने के बाद हम करवाएंगे, अगली क्लास शुरू होने से पहले हम रिवाइज करवाते हैं। स्पष्ट रणनीति बना के हम चले हैं। जैसे अगर आपका ये नहीं है कि सिलेबस में शुरुआत अगर प्राचीन भारत से हो रही तो हमने प्राचीन भारत से ही शुरुआत की, नहीं। एग्जाम में जिस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन उठने की संभावना है, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे, हम वहाँ से शुरुआत करेंगे। और अगर मॉडर्न हिस्ट्री से करना हुआ तो हम मॉडर्न हिस्ट्री से करेंगे। अगर हमें ये लगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री से ऐसे ऐसे क्वेश्चन इस प्रकार आ जाएंगे और इतने टाइम में ये सिलेबस कंप्लीट होने की संभावना है, तो हम हो सकता है उसको पहले ही करें। एक स्पष्ट रणनीति के साथ हम चलेंगे। अनुभवी शिक्षण, अगर मैं मेरी बात करूं, MA BEd तो हूँ, इसके अलावा 4 बार नेट क्वालिफाई किया है, अच्छे अच्छे संस्थानों में मैंने अपनी कोचिंग की है। उसके बाद हाँ, ये चीज़ है कि मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट मैंने पकड़ लिया और मेरी रुचि ही इस पढ़ाने वाले में थी। गवर्नमेंट जॉब की पहले, हाँ ठीक है, 2-4 पेपर तो हर कोई देता है। 2017 से इतिहास से हमें प्रेम हुआ और हमने अपने इतिहास को ही सब कुछ सौंप दिया और उसी की तैयारी करवा रहे हैं। अच्छे भला सिस्टम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर गवर्नमेंट जॉब लग भी जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी लगते हैं तो भी बहुत बढ़िया। क्यों मत हमारी, क्यों किसी की सीट खराब करें अगर हमने उसमें जॉब में जाना ही नहीं है तो। खुद का मैंने अपना मैटर तैयार किया हुआ है, सारा टीचिंग मटेरियल सब कुछ खुद का तैयार किया है 2017 से। समय की बचत, जो चीज़ मैंने बना दी आप उसको बनाओगे, आपको 1-2 साल लगेंगे, कम से कम समय की बात कर रहा हूँ। मैंने जब अपना स्टडी मटेरियल तैयार किया था तो मुझे आज भी पता है, पहले हाथ से लिख लिख के तैयार किया था, उसके बाद उसमें चीज़ें ऐड करते गए, उसके बाद उसको टाइप करवाने शुरू कर दिया, टाइप हुआ। उसके बाद मैं खुद हिंदी टाइपिंग जानता हूँ, जहाँ एडिट करना है, जहाँ 4 चीज़ें ऐड होनी है, जहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैनेज करना है, वो सब कुछ। तो जब ये इतना सारा कुछ स्टडी मटेरियल तैयार है तो आपको खुद को बनाने में तो समय बर्बाद करना ही नहीं है। नियमित टेस्ट, ये है ही। किफ़ायती फीस, अगर मैं फीस की बात करूँ ना, ऑनलाइन की फीस मात्र 2100 रुपये है। अगर आप हनुमानगढ़ क्षेत्र से हो, आप ऑफलाइन कोचिंग देख रहे हो हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए, तो वो भी करवाएंगे। उसकी भी फीस मैं आज अनाउंस ही कर देता हूँ कि ऑफलाइन की फीस हमारी 15,000 रुपये है, ऑनलाइन की फीस 2100 रुपये है। अब 2100 रुपये में इतना कुछ, आप जाके ऐप पे क्लासेस देखो, आपको पता चलेगा। बहुत ही किफ़ायती फीस है और तत्सहयोग है, लेकिन इसके लिए आपको टेलीग्राम और ऐप के माध्यम से जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, 18 अगस्त से हमारा बैच शुरू हुआ और अभी आपके पास जुड़ने का मौका है, क्योंकि हमारी ये जो फीस है ये पहले 50 विद्यार्थियों के लिए है, 2100 रुपये। और अगर किसी स्टूडेंट को फीस वगैरह सबमिट करने नहीं आती है तो आप हमें कॉल करो, हम आपकी मदद करेंगे। इसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी।
सीटों की बात करूं तो ये सिर्फ 50 विद्यार्थियों के लिए है। बैच शुरू हो चुका है, विद्यार्थियों की एक अच्छी बड़ी संख्या अब तक ज्वाइन कर चुकी है। ठीक है, और बाकी अगर आपको कोई परेशानी समस्या है तो आप व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से आप उस परेशानी का हल ले सकते हैं। ऐप हमारा अर्जुन एजू हब है। आईफोन यूजर्स के लिए भी हमारा ऐप चल रहा है, उनके लिए आपको मैसेज करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप अर्जुन एजू हब और यूट्यूब हमारा जो चैनल है वो भी इसी नाम से है। तो देर न करें, हमारे साथ जुड़े, नियमित रूप से हम आपसे बात करते रहेंगे, वार्तालाप करते रहेंगे। धन्यवाद।